You have to find the current through each resistor as shown in figure. So तीनों branches में current निकालनी है, current through each resistor. So थोड़ा zoom कर दो. Current through each resistor as shown in figure. मैथड कोई भी यूज कर लो, इट हार्डली मैटर्स, प्रैक्टिस कर दें. किरचॉफ लगाओगे तो बेटर है, नहीं तो किसी से भी कर लो. सीरीज पैरेलल से करना, उससे कर लो. हम बेसिकली देखें तो these 3 and 3 this is in series. ये 6 और 3 पैरेलल में 2, ये भी 6 और 3 पैरेलल में 2. तो मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बना सकता हूँ, दैट वुड बी ऑफ दिस फॉर्म. ये इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा सीरीज पैरेलल से. तो करंट थ्रू द सर्किट या करंट सप्लाइड बाय बैटरी इज 3 एम्पियर. यहां तक क्लियर है सबको? बैटरी ने 3 एम्पियर करंट सप्लाई की. यहां पे आके दो पार्ट्स में डिवाइड हुई. ये 6 ओम, ये 3 ओम. तो रेजिस्टेंस की रेशियो 2:1, करंट की रेशियो ऑपोजिट. 2 एम्पियर flows through this, 1 through this. इसके आगे कैसे करेंगे? इसमें कितनी करंट होगी, इसमें कितनी होगी, इसमें कितनी होगी? 6 ओम वाले में 1 एम्पीयर होगी. 6 ओम वाले में 1 एम्पियर होगी. और इस ब्रांच में कुछ होगा, इस ब्रांच में नहीं, बिकॉज इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम है. इधर कोई करंट नहीं होगी, ये 2 एम्पियर इधर चली जाएगी. देखो क्लियर है सारा? सर की पोटेंशियल सेम कैसे होगी ये बता दो. वायर नहीं है ये दोनों, सिंपल. इनकी ठीक है पोटेंशियल डिफरेंट कैसे हो सकती है? अच्छा, जब वायर लगी हो तो जरूरी है करंट जीरो ही होगी? नहीं नहीं, सर, नो सर. करंट फ्लो करता नहीं, है. तो ये तो सिंपल एक पॉइंट ही है. अब इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे. सो करंट थ्रू ईच ब्रांच निकल आएगी. सो सिंपल सीरीज पैरेलल से सॉल्व हो सकता था. आपने किरचॉफ से करना है, किरचॉफ से भी कर सकते हो कि करंट डिस्ट्रीब्यूशंस लेके, बट दिस कैन बी अ सिंपल मेथड. क्लियर है सबको ये? यस सर. ये कौन से असाइनमेंट के डाउट्स हैं? इस असाइनमेंट के नहीं आए. मेरे को क्वेश्चन डिक्टेट ना करने पड़े, इसलिए सिर्फ पहले से लिए हुए हैं. Find current through 4 ohm and also find potential difference between A and B. Current through 4 ohm and potential difference between A and B.
रेजिस्टेंस गिवन होनी चाहिए, एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक, बिकॉज बैटरीज के साथ रेजिस्टेंस लगी है बट वैल्यू नहीं दी। लेट मी सी अगर है बुक में तो। तब तक मेथड सोचो इसको कैसे करना है। गिवन है ये 3 ओम है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये 6 ओम है। You have to find current through 4 ohm and potential difference between points A and B. कैसे करेंगे? तो इसमें मैश करंट लगा सकते हैं सर, ऊपर और नीचे। लगा सकते हो, बट मिलमैन से सबसे इजीली जो मेथड है दैट वुड बी मिलमैन्स थ्योरम, नॉन आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। यस। अगर मेरे को इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालनी है, बस एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव टर्मिनल है इसलिए माइनस, दोनों के पॉजिटिव ए से कनेक्टेड होते तो यहाँ प्लस होता, इवन बाय R1 प्लस E2 बाय R2। सो एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव है इसलिए, और total resistance is parallel combination, so this should be 12 by 6 minus 6 by 6, 1 ampere. equivalent EMF is 12 by 3 sorry, this is 4 minus 1 3 6 volt. Equivalent internal resistances, so this circuit will be reduced to this form. Zero volt है potential difference. नहीं, current through circuit is potential difference between A and B is 4 volt, because ये point A है, ये B है। So यहाँ तो आप इधर से निकाल लो, बिकॉज ये V है, ये VB, करंट फ्लो कर रही है 1 एम्प पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 4 वोल्ट। या इधर से भी निकाल सकते हो, बिकॉज इट्स अ केस ऑफ डिस्चार्जिंग, तो V विल बी इक्वल्स टू E माइनस IR, दैट मींस 6 माइनस 1 into 2। दोनों मेथड से 4 ही आएगा। क्लियर है ये?
आप ऑल्टरनेट मेथड कोई ट्राई करना चाहते हो तो सेम क्वेश्चन आप किरचॉफ से, मैश करंट से, किसी और मेथड से भी ट्राई करके देख सकते हो। मैं सिर्फ एक मेथड बता रहा हूँ कैसे करना है। आपने अपने मेथड से करना है तो इक्वली गुड, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो उसको भी। इसमें देखो कोई डाउट है तो। जिस मेथड से मैंने किया, आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना होता है, अगर बैटरीज ऐसे कनेक्टेड है नॉन आइडेंटिकल, तो इसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ होती है and equivalent internal resistance is R1 R2 upon R1 plus R2। बट अगर ऑपोजिशन में है, मतलब एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव कनेक्टेड है, तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगी दैट वुड बी, और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगी। तो इसमें मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, मतलब आप इन दोनों बैटरीज को रिमूव करके एक इसकी जगह सिंगल बैटरी लगा सकते हो कि इस सारे सर्किट को रिप्लेस कर सकते हो। You can have a circuit like this। इन दोनों की जगह एक सिंगल बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है ये मेथड? नेक्स्ट इज find effective resistance between P and Q in the circuit। डायग्राम पे फोकस कर लो ज्यादा, मतलब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ so that you can see। Effective resistance between P and Q, ये रेजिस्टेंस दिए 2R 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 ये सब, और ये सिर्फ R है। बाकी सारी कैपिटल 2 इंटू कैपिटल R है। इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, बट जेई मेंस का। फर्स्ट ऑप्शन। सर्किट बेसिकली सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक इन द सेंस कि इन दोनों में सेम करंट है। अगर इन दोनों में सेम करंट है, इनमें सेम करंट है, तो दैट मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल में है। यस। इसका कोई रोल नहीं है बीच में, तो इनको निकाल दो, बाकी सर्किट आपका सिंपल बन जाएगा। You will have this circuit। तो ये तीनों पैरेलल में है। तो ये आंसर आ जाएगा।
In the circuit shown in figure, voltmeters V1 and V2 have resistance 6000 and 4000 ohm respectively. EMF of the battery is 250 volts having negligible internal resistance. Two resistances R1 and R2 are 4000 and 6000. Find the reading of voltmeters V1 and V2. V1 और V2 की रीडिंग बतानी है कितनी होगी. दो केस है. When switch S is open, switch S is closed. पहले switch S open में बताओ रीडिंग क्या होगी दोनों वोल्टमीटर्स की. With switch S open, what will be the reading of 2 voltmeters with switch S open? करो solve, easy question है. Switch S closed है तो क्या होगा? सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 6000 ओम और 4000 ओम के? बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं करना आपको, कुछ सॉल्व नहीं करना. अगर स्विच एस क्लोज्ड है तो इसकी और इसकी रेजिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल विल बी इक्वली डिवाइडेड, दोनों के क्रॉस 125 वोल्ट. सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी. बिकॉज 125 वोल्ट, ये टोटल 250 है. अगर ये टोटल 250 है तो इसके क्रॉस भी 125 है, इसके क्रॉस, बिकॉज ये रेजिस्टेंस सेम है तो इक्वल डिवीजन होगी पोटेंशियल डिफरेंस की भी. So it will be 125 volt across each when switch S is closed. समझ में आया कैसे किया दोनों? Switch S open and switch नीचे करना. सर सेकंड वाला पार्ट दोबारा बता दो. सेकेंड वाले पार्ट को आप देखो. 4000 and 6000 ohm in parallel, equivalent कितनी बनी? 2400. 2400. ये भी 2400, ये भी 2400. तो मैं इक्विवेलेंट सर्किट अगर ड्रॉ करूं वो ऐसे बना मेरे पास. इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए या डिफरेंट? करंट कितनी फ्लो करेगी? अपॉन 4800, सॉरी. तो potential difference across any V1 is equals to V2 is equals to current into resistance. Because अगर 250 है वो दोनों के क्रॉस सेम ही आएगा. 125 इधर, उसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी. क्लियर है सबको? Yes, sir. You have to find potential difference across 7 ohm and current flowing through the battery. मतलब एक तो इसमें बताना है potential difference across 7 ohm. किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है एंड करंट फ्लोइंग थ्रू बैटरी कितनी है, आई. ये दोनों 2 and 8, सीरीज में 10.
ये भी 10 10 10 पैरेलल में 5, इधर भी सिमिलरली 10 10 पैरेलल में 5। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो मैं बना सकता हूँ दैट वुड बी ऑफ दिस फॉर्म। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। सो पहले तो करंट सप्लाइड बाय बैटरी निकाल लो कितनी है। 8 एम्पियर। 8 एम्पियर। 8 एम्पियर करंट इसने सप्लाई की। 4 एम्पियर इधर, 4 इधर, फिर 2 एम्पियर इसमें, 2 एम्पियर इसमें, सिमिलरली 2 इधर एंड 2 इधर। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 14 वोल्ट, बिकॉज 4 एम्पियर करंट आएगी 2 इधर से 2 इधर से, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7 ओम विल बी 7 into 2। Current supplied by battery. So it's 2 into 7. सर 1 मिनट पीछे करना। करता हूँ। फोकस। Equivalent resistance between point A and B. Easy है। Equivalent resistance between point A and B. थोड़ा इसको सॉल्व खुद से। ये मारा, मतलब अगर मैं इसकी पोटेंशियल लेता हूँ, so let it be VA, तो इसकी भी VA और इस पॉइंट की भी VA। सिमिलरली ये अगर VB है, so this has potential difference across all. This VA minus VB, they are connected in parallel. Next, write a question.
can write using a heating coil. Using a heating coil, 1. Water boils. Using heating coil 1, water boils in a container in a time of 8 minutes. Water boils in a container in a time of 8 minutes. With same, but the same amount of water, boils in 6 minutes using another coil. Find the time in which water will boil if the two coils are connected in A part series, B part parallel. हमें दिया हमारे पास एक हीटिंग कॉइल है, हमने उस पानी रखा एंड इट बॉइल्स इन 8 मिनट्स. दूसरी कॉइल पे रखा 6 मिनट्स. दोनों को सीरीज में लगा दिया, फिर बॉईल किया तो कितना टाइम लगेगा, पैरेलल में लगाया तो कितना टाइम लगेगा. So सर्किट the एनालिसिस के across potential difference same रखे. मैं कुछ नहीं बता सकता, थोड़ा दिमाग तो खुद भी लगाओ ना. ये पेपर में मैं साथ थोड़ी जाऊंगा. आपको जनरल एक क्वेश्चन दिया, जैसे पेपर में है एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज लिखवा दी मैंने. सर 14 मिनट्स आया. किसमें, सीरीज में, पैरेलल में? सर सीरीज में. पैरेलल में भी देखो क्या आता है. Let resistance of one coil be R1 and other coil be R2. If Q is heat सर energy दूसरे में required 24/7 है. to boil water, तो पहले इक्वेशन बनेगी Q is equals to in series R1 को मैं लिख सकता हूँ R square is
सर जो पैरेलल में का टाइम कितना आ रहा है? 3.42. हाँ जी सर यही आ रहा है। जी मैं उससे थोड़ा सा So सीरीज में टाइम इज t1 प्लस t2. या आप MCQs के लिए रिजल्ट को याद भी रख सकते हो. सर इसके अंदर हम ई वाला कैसे पूछ कर सकते हैं? देखिए हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, फिर उसके अंदर टाइम इज इक्वल टू एच ओवर आई स्क्वायर आर। करंट सेम नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है घर में. करंट तो वेरी करेगी. V सेम लेना. सेम रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला बन रहा है अगर आप देखोगे तो. सीरीज में टाइम इज t1 प्लस t2, पैरेलल में t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2. तो सीरीज में आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 6. थ्री 3.42 मिनट. क्लियर है सबको? देखो कैसे किया है. कि वैसे आ चुका है, एडवांस में भी आ चुका, सेम क्वेश्चन मेंस में भी, नीट में भी, सारे एग्जाम्स में आ चुका है, बट स्टिल रिपीट होने के चांस हैं इस क्वेश्चन के वैल्यूज डिफरेंट के साथ. Find reading of ammeter and voltmeter. Find reading of ammeter and voltmeter in the circuit shown. Find the reading of ammeter and voltmeter in the circuit shown. करो इसको सॉल्व. हमने लिया कि आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस जीरो है. आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस जीरो है. इसका रीजन क्या है? व्हाई दिस शुड बी जीरो एंड व्हाई आइडियल वोल्टमीटर्स शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. रीजन बिहाइंड दिस. जिनका सॉल्व हो गया उन्होंने क्या कंसेप्ट लगाया? व्हाई वोल्टमीटर्स शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. सर अगर वोल्टमीटर की इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं होगी तो सर करंट थोड़ा सा उसमें उसमें से भी पास कर जाएगा, और अगर सर उससे पास कर जाएगा तो सर वो उसकी मतलब रीडिंग गलत आई देगा फिर वो, जिसकी Because हम निकाल रहे हैं voltmeters are always connected in पैरेलल parallel और एमीटर सीरीज में. सीरीज। अगर मेरे पास एक सर्किट है जनरल, तो पहले मैंने एमीटर नहीं लगाया. अगर मैंने एमीटर नहीं लगाया, इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी? E upon R plus R. तो इस करंट को मेजर करने के लिए मैंने एमीटर लगाया. अब करंट कितनी होगी? करंट बिफोर कनेक्टिंग एमीटर एंड आफ्टर कनेक्टिंग एमीटर सेम तभी होगी if R is 0.
current before and after connecting ammeter. इसी सर्किट में इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर विदाउट वोल्टमीटर, इट्स IR. तो मैंने अगर वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया इसमें से करंट फ्लो करेगी I1, इसमें से I1, इसमें से I माइनस I1. अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? एंड इट विल बी सेम इफ I1 शुड बी, पहले था IR, अब है I माइनस I1 into R. So we can say same if I1 is 0. Or the resistance of voltmeter should be infinitely large. सर एक बार फिर से ऊपर कर दो सर, एक थोड़ा क्वेश्चन एक बार दिखाया थोड़ा सा सर। इसके अंदर हम वोल्टमीटर की रीडिंग डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते थे डायरेक्टली कैसे? सर? अगर हम सी का पोटेंशियल अगर हम 6 ले लें रेफरेंस पॉइंट, C को 0 ले लिया, ओके, फिर वहां से 12 वोल्ट बैटरी से जाके +12 हो जाएगा, फिर 8 वोल्ट बैटरी से जाके वो इसमें 8 और ऐड हो जाएगा, 20 हो जाएगा वो, और वो 6 से माइनस हो जाएगा। एमीटर की रीडिंग भी निकालनी है ना नोड मेथड से। अब नोड मेथड लगा रहे हो, लगा सकते हो सर ये डायरेक्टली निकल और गई। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए ना कि V की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, वहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। हाँ जी देखो सबका आंसर आ रहा है 8 एम्पीयर एंड 26 वोल्ट। हो गया सबका 8 एम्पीयर एंड 26 वोल्ट। सर जब आपने ये जो सेल्स बनाए थे इसके अंदर सेकंड वाले डायग्राम में, तो उसमें मिलमैन थ्योरम लगा सकते थे? लगा सकते। मेथड बहुत सारे करा लिए, अभी तो मैंने 2 छोड़े हैं, नॉर्टन एंड थेवेनिन्स, बट अभी इतना की प्रैक्टिस कर लो बिकॉज 2 और मेथड आते हैं इसमें, नॉर्टन्स थ्योरम एंड थेवेनिन्स थ्योरम। बीएससी के अगेन वो भी जैसे बाकी मैश करंट बीएससी का है, नोड मेथड बीएससी का है। इसलिए आपकी फर्स्ट चॉइस किरचॉफ से होनी चाहिए, उसके बाद दूसरे मेथड होने चाहिए। एमसीक्यूज में कुछ भी चलेगा। हमें दिया वायर AB of meter bridge continuously changes its radius from R to 2R from left to right hand. Where should free end of galvanometer be connected so that the deflection in galvanometer is 0? हमें दिया है कि वायर का जो रेडियस है that is not uniform. Radius of the wire increases from R to 2R and it continuously increases. तो galvanometer को कहाँ से टच करें so that it shows 0 reading? Meter bridge is modified form of Wheatstone bridge. अब modified form of Wheatstone bridge है तो ऊपर अगर हम P/Q की रेशियो देखें that's coming out to be 1. तो अगर मैं इसको C पे टच करूं, say if galvanometer is touched somewhere over here, तो अगर RAC की वैल्यू
RCB के इक्वल होगी तो इट विल बी जीरो डिफ्लेक्शन, बिकॉज इन दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, तो इसकी और इसकी मतलब इस पार्ट की और इसकी रेजिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए. So for zero deflection, RAC should be equals to RCB. तो वायर का रेडियस हमें दिया है, इट्स कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. वायर इस तरह की है. ए पॉइंट पे इसका रेडियस R है, इस एंड पे इसका रेडियस 2R है, और ये कोई पॉइंट C है हमारा. So you can write galvanometer will show zero reading if. इसको मैं मार्क कर देता हूँ, लेट दिस बी P. ये लेंथ बतानी है, टोटल लेंथ 1 मीटर है. सो ये अगर x है, x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी. RAC should be equals to RCB. What should be the value of x? RAC is equal to RCB. What should be the value of x? Resistance is increasing continuously. इसमें वो रो एल बाय पाई ए बी वाला फॉर्मूला यूज होगा. रो एल बाय नहीं, कॉनिकल का कैसे लोगे, वो तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी. इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी. सर इसमें दोबारा कर दो एक बार, रो एल और पाई ए भी क्यों लग सकता है अगर मैं ए से लेकर. आप लगा लो यार, ठीक है सर, आगे. गलत ना लगाना. बट मैं आपको आसान तरीका कह रहा हूँ, आप जरूर पंगे लेना चाहते हो तो लो. सर आसान वाला समझ में नहीं आया था, ये दोबारा बोल दो. रेजिस्टेंस आप देखो, डायग्राम बोर्ड पे बना है. मेरे को RAC और RCB की रेजिस्टेंस सेम चाहिए, और हमें दिया कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है वो. आपको C पॉइंट पे रेडियस थोड़ी पता है जो आप वो लगा लोगे. आपको दोनों एंड्स का रेडियस पता होना चाहिए. हमें A का पता है, C पॉइंट पे रेडियस ही नहीं पता, तो पाई ए भी कैसे लगाओगे, तो वो निकालना तो पड़ेगा ही. फिजिक्स कभी फॉर्मूला से नहीं आने वाली है, मैं बहुत बारी क्लियर कर चुका हूँ. फॉर्मूले जितने मर्जी रट लो, वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ था वो कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए. देखो टोटल रेजिस्टेंस नहीं चाहिए कि RAC और RCB मिला के कितने हैं, उसमें लगना था वो रो एल अपॉन पाई ए बी. सर एक्स की वैल्यू 33.33 है. x की वैल्यू 33.33 100/3. 33.33 चेक करो कौन सा मेथड. सर हम उसी से किया था सर, पाई ओवर पाई ए भी उससे निकल गया था. कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ.
सर उसके अंदर रो एल ओवर पाई एक तरफ का आर ले लिया और तो दूसरी तरफ बी ले लिया था, फिर सिमिलरली 2r वाली तरफ लगा दिया था, रो इनटू उसमें 100 माइनस बस कर आप लिया। सी पॉइंट पे लोगे कि सी पॉइंट पे जो रेडियस है x है, तो आर ए सी की रेजिस्टेंस हो जाएगी रो x अपॉन पाई आर एक्स, सॉरी ये डिस्टेंस, दो डिस्टेंस आएंगे, इसको लो, दिस इज x, दिस इज 1 माइनस x। इस पॉइंट पे आप रेडियस कुछ एज्यूम कर लो x1 या r1, तो आर ए सी की वैल्यू अब क्या आएगी? आर ए सी की वैल्यू RR1 और RCB की वैल्यू आएगी रो 1 माइनस एक्स R1 इंटू 2R, ये दोनों इक्वल है। सर इसका दूसरा मैसेज याद देना एक बार, दूसरे किस तरह करेंगे? सो इनको इक्वेट कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू। सर एक बार दोबारा समझा दो। अगर मैं आपको सिर्फ आर ए सी देखो, सिर्फ आर ए सी को, ठीक है, मैंने ये मान लिया कि आर ए सी की जो लेंथ है वो x है, इसका रेडियस R1 है, ये रेडियस R है, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x बाय पाई RR1। ठीक है, तो उसके बाद मैंने RCB ले लिया, मीटर ब्रिज है, टोटल लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो ये हो जाएगी 1 माइनस एक्स। इस एंड का रेडियस R1 और दूसरे एंड का रेडियस, अब इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? रो इंटू 1 माइनस एक्स रो इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन R1 इंटू 2R। फॉर्मूला लग सकता है पर दो बार ही लगाना पड़ेगा, फिर उनको इक्वेट कर दो कि मिडिल पॉइंट में जो वैल्यू है वो x की निकालनी है। हाँ जी, दो वेरिएबल है ना x और R1। R1 तो कैंसिल हो जाएगा ना जब इक्वेट करोगे, अच्छा R भी यस, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर। जब हम इक्वेट करेंगे इनको तो मेरे पास ये आ गया ना, ये तो कैंसिल हो गया, RR1 और पाई और रो, ये सब तो कैंसिल हो गया। So you get x is equals to 1 minus x by 2. So 3x is equals to 1. So x is equals to 1 by 3 meter. सर अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो फिर इसे पूरा इंटीग्रेट करके करना पड़ता। तो फिर इंटीग्रेट करके भी क्या मुश्किल है? मैं अगर आपसे पूछूं से, मेरे पास एक ऐसे कॉनिकल पेंडुलम है, कॉनिकल सॉरी रेजिस्टेंस है, इसका रेडियस r, इसका 2r, ये रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस कितना होगा एट अ डिस्टेंस x? x by 2। क्या R1 plus x? होगा कि नहीं होगा ये रेडियस एट अ डिस्टेंस x? स्लोप कितनी है इसकी? इसकी स्लोप कितनी है? 2r माइनस, सर इसकी स्लोप r हो जाएगी।
क्या है यार, जल्दी है देखो किसी चीज की, स्लोप इज आर बाय एल, आर हो जाएगी, स्लोप डायमेंशनलेस नहीं होती। सो आर बाय एल इज द स्लोप, अगर किसी भी आपको रेजिस्टेंस दिया तो इट्स आर बाय एल इज द स्लोप। आर बाय एल स्लोप है तो जनरल इक्वेशन क्या बनेगी फिर? मेरे को अगर किसी पॉइंट पे रेडियस बताना है तो मैं कैसे लिखूंगा अगर स्लोप पता है तो? अगर मेरे को स्लोप पता है तो मैं जनरल रिलेशन कैसे लिख सकता हूँ रेडियस एट एनी पॉइंट? आर एक्स को मैं क्या लिखूं? आर प्लस आर बाय एल इंटू एक्स। फिर अगर मेरे को रेजिस्टेंस निकालनी है यहाँ पे स्मॉल लेंथ dx की, ये स्मॉल थिकनेस ले ली मैंने dx, इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? dr इज इक्वल्स टू रो dx अपॉन r 1 प्लस x बाय एल। बिल्कुल जनरल कर रहा हूँ मैं, अगर हमारे को कुछ नहीं दिया मीटर ब्रिज है क्या है, तो r की वैल्यू निकालनी है अगर हमने एट अ डिस्टेंस x1, तो 0 से x1 रो dx r रो l बाय a, सॉरी a भी आएगा तो दिस शुड बी पाई। इसको इंटीग्रेट करना, सो ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, लेंथ एल है कॉनिकल की, एट अ डिस्टेंस x1 आपको बताना है 0 से x1 तक रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो ये मेथड फिर ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो सिंपल था। A diagram you can write the question, find current through resistance R, each resistance is of 2 ohm. Find current through resistance R if each resistance is of 2 ohm. Find current through resistance R, नोड मेथड से कर देना, सबसे इजी वही रहेगा इसमें। Find current through resistance R if each resistance is of 2 ohm. सर जैसे यहाँ पे बीच में आर व्हीटस्टोन ब्रिज में आ रहे तो बाकी रेजिस्टेंस है, इसलिए नहीं डायरेक्टली रिमूव कर सकते? कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है? सर जैसे आर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशंस देखो, दो एंड्स होते हैं उनके बीच में बैटरी लगी होनी चाहिए, तो सारी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही। पहले वो चेक करो कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती व्हीटस्टोन ब्रिज की, सिर्फ 5 रेजिस्टेंस देख के व्हीटस्टोन नहीं लगा देना, कंडीशंस देखो सेटिस्फाई होती हैं कि नहीं होती। बिकॉज अगर व्हीटस्टोन लगता तो फिर आर में रेजिस्टेंस क्या होती, आर में करंट, 0। हाँ बट वो जीरो आंसर नहीं है इसमें। Find current through resistance R in the figure shown.
सर ऊपर वाले दो पैरेलल में हैं और नीचे सर बीच वाले दो भी पैरेलल में हैं और सर साइड वाले दो भी पैरेलल में हैं। तो इस फॉर्म में करके देखो आंसर आना चाहिए। 50 माइनस एक्स बाई 2। वेरिएबल हमें ज़्यादा चाहिए। ऊपर वाली इक्वेशन में 50 माइनस वाई बाई 2, 50 माइनस वाई बाई 2 तो ठीक है, ये सारे सेम आ गए ना। इसका एक वेरिएबल और ले लेते हैं। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। आपके पास जो करंट आएगी दैट शुड बी सॉल्व करके देखना। $18.75 एम्पियर। सर हाँ जी, सर वो आपने राइट और बॉटम कॉर्नर में 100 प्लस एक्स कैसे लिया, एक बार वो बता दो। ये x है तो आप इधर से जाओगे तो 100 ऐड हो जाएगा, तो ये 100 प्लस x। ओके पॉइंट्स मार्क कर लो एंड फिर इसको सॉल्व करके देख सकते हो अपने आप। सर ये थोड़ा सा नीचे कर दो। सर आपने इसमें दो कंसेप्ट लगाए ना, अगर y के अंदर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो जितना करंट उसमें फ्लो करेगा वो 0 हो जाएगा, और दूसरा कि i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 हो जाएगा। ठीक है सर।
सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। सर ये आपने सर सेकंड इक्वेशन किस कंसेप्ट से लिखी थी सर, मैं नहीं कैच कर पाया तो था। नोड y है, वहां से नेट करंट 0। अच्छा ठीक है। तो इसकी सर सर आपने PDF ये भेज कैसे, देना। सर आपने सर ये कैसे लिया कि मतलब जो y है उसका पोटेंशियल 50 से कम होगा? नहीं, मैंने y का तो मैंने लिया है कि y कोई भी पोटेंशियल है, तो जब मैंने जो एरोज करंट के मार्क किया उस हिसाब से देखो, करंट I1 को मैं मार्क कर रहा हूँ 50 से y, तो मतलब 50 हायर पे होगा ना। अगर मैं उल्टा मार्क करता तो मैं y माइनस 50 लिखता। सर मतलब मैं सर ड्रॉ करते समय हम मतलब कोई भी आर्बिट्री डायरेक्शन ले सकते हैं हाँ, ले उसका? सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर इक्वेशन लिखनी है जो आपने करंट्स की डायरेक्शन ली है। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जैसे आप एक दिन पहले असाइनमेंट डाल सकते हो, जैसे आज रात में डाल दोगे कल वाली असाइनमेंट जो कल क्लास से पहले सबमिट करनी है। ये जो मैं क्लास में प्रैक्टिस कराता था, सिर्फ वो क्वेश्चन मेरे को डिक्टेट नहीं करने थे, इसलिए मैंने ऐसे लिया। हम करते तो रोज ही ऐसे हैं कि मैं डिक्टेट करता हूँ फिर हम सॉल्व करते हैं, तो उसमें डायग्राम बनाने में टाइम लग रहा था, तो एक दिन में 5 या 6 क्वेश्चन हो रहे थे। अब डायग्राम्स पहले से बने थे तो हमारे 9-10 क्वेश्चन हो गए, बस वो इसलिए ऐसे किया। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि वो जो आपने कहा है ना कि क्लास से पहले असाइनमेंट सबमिट करनी है, वो जैसे हाँ, आज रात में डाल दोगे कल वाली, मतलब जैसे एक दिन प्रायर मिल सकती है वो। आप रात को करते हो क्या सारे काम? मतलब कितने लोग हैं जो रात को पढ़ने वाले हैं? बिकॉज सबका अपना अपना स्टाइल होता है ना, कुछ सुबह उठ के पढ़ते हैं, कुछ रात को पढ़ते हैं। सर रात को डाल दिया सर। रात को पढ़ते हो सारे? 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया रात को पढ़ने वालों में। रात को डाल दूंगा, सब रात को ही पढ़ते हैं। ठीक है, रात को डाल दूंगा, सबने हाथ खड़ा करना शुरू कर दिया, रात को कर देना। सर इसकी आज PDF डाल देना। ये आज वाले की? यस। ठीक है, डाल दूंगा।